हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। इससे पहले कि हमने अध्याय 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट SCERT बिहार बोर्ड क्लास 7th साइंस के प्लेलिस्ट में जा कर के और शेष अध्याय को कंप्लीट करके अध्याय 5 कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अपने हित दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने पिछली कक्षा में पदार्थों में परिवर्तन के बारे में जाना। आपने दूध से दही बनते और दूध से दही बनते, दूध खट्टे होते, रबड़ बैंड को खींचते इत्यादि देखा होगा। क्या ये सभी एक ही प्रकार से परिवर्तन हैं? आपने देखा होगा खुरपी, कुल्हाड़ी, चाकू, चिमटा आदि को हवा में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उनमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें भी जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ अर्थात लोहे से भिन्न होती है जिस पर हम यह लगती है। क्या आप कुछ ऐसे और परिवर्तन बता सकते हैं जिनमें नए पदार्थ बनते हैं? कॉपर सल्फेट विलयन या कील पर भूरे रंग का जमाव आप देख सकते हैं। तो लोहे के साथ अपक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तन। शिक्षक की सहायता से ये कार्य करें। बीकर या चौड़े मुंह की कांच की बोतल में 50 ml पानी लीजिए। उसमें आधा चम्मच गीला थोथा अथवा कॉपर सल्फेट घोल लीजिए। इस विलयन में 1 मिलीलीटर तनु गंध अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात मिलाइए। आपको नीले रंग का विलयन मिलेगा। इस विलयन से परख नली या कांच की छोटी बोतल में थोड़ा सा नमूना लीजिए। शेष विलयन में लोहे की कील, आलपीन उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल करके कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। इस विलयन से लिए गए नमूने से मूल विलयन के रंग की तुलना जरूर कीजिए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? क्या विलयन में डाले गए कील, आलपीन, ब्लेड के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस परिवर्तन में कौन सा नया पदार्थ बना? क्या विलयन का रंग बदलना और उसमें रखी कील पर असर का आपस में कोई संबंध हो सकता है? आपको विलयन के रंग में जो परिवर्तन दिखाई देता है वह कॉपर सल्फेट है और लोहे के बीच अपक्रिया के कारण होता है। विलयन का रंग परिवर्तन हो जाना कॉपर सल्फेट की जगह एक नए पदार्थ बनने के कारण होता है। हम इस परिवर्तन को निम्न अपक्रिया के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन जिसका फार्मूला होता है CuSO4 लोहा Fe आयरन सल्फेट विलयन अर्थात ये अपक्रिया करने के बाद में FeSO4 बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। इसे हम रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है। ये गणित के समीकरण से अलग है। इसमें तीर का अर्थ होता है बनना या हो जाता है। गैस बनाने वाली रासायनिक क्रियाएं चित्र में दिखाए गए तरीके से खाली रिफिल और साइकिल के वाल्व अथवा ट्यूब या रबर की नली से जोड़ करके इस प्रकार सजाएं कि रिफिल का खुला सिरा सीसी या परख नली में लगे रबड़ के ढक्कन में से आर पार हो करके सीसी या परख नली के अंदर खुले। सीसी में एक चुटकी भर खाने का सोडा और नींबू का रस डालिए। नींबू का रस इतना डालिए कि खाने का सोडा उसमें डूब जाए और सीसी के मुंह पर रिफिल वाला रबर ढक्कन कस करके लगा दीजिए। आप नींबू के रस की जगह सिरका भी उपयोग कर सकते हैं। क्या खाने के सोडे एवं नींबू के रस की आपस में कोई क्रिया हो रही है? सीसी में हो रही क्रियाओं को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या सीसी में कोई गैस बन रही है? अपने जवाब का प्रमाण भी दीजिए। किस अवलोकन के आधार पर आप बता सकते हैं कि सीसी में कोई नया पदार्थ बन रहा है? एक साफ सीसी में
ताजे बने चूने का पानी लेकर के उसमें बन रही गैस को प्रवाहित कीजिए। क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन हो रहा है? पुनः एक खाली शीशी लीजिए, इसमें जलती हुई माचिस डाल करके देखिए क्या वो कितनी देर में बुझती है। अब इस शीशी में उपरोक्त क्रियाकलाप के द्वारा बनी गैस को जमा कीजिए और फिर से जलती हुई माचिस अंदर डालिए। यह क्रिया बार बार दोहराइए। पहली बार की तुलना में दूसरी बार माचिस की तीली कितनी देर में बुझी? शीशी में खाने के सोडा नींबू के रस में परिवर्तन निम्न प्रकार से होते हैं। खाने का जो सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, नींबू का रस साइट्रिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और चूने का पानी मिलाया जाता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में और जल अलग हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी की दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। चूने के पानी तैयार करने की विधि। चूने का पानी बनाने के लिए शीशी या बर्तन में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। संभव हो तो आसुत जल में विलयन बनाएं। विलयन को भली भांति हिला करके कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब शीशी के ऊपरी भाग के द्रोह को किसी बर्तन में निथार या छन्ना पत्र के द्वारा छान लीजिए। यह द्रोह ही चूने का पानी है। कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो हमारे जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन आदि। इतनी महत्वपूर्ण गैस का पता कैसा चला? क्या पहले ही इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मान लिया गया था, अथवा कुछ क्रमबद्ध अध्ययन एवं प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर ये बात सत्यापित हुई? उक्त गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कार्य जॉन हेलमांट ने 1630 में किया। हेलमांट ने एक बंद पात्र में चारकोल को जलाया तो उन्होंने पाया कि जलने के बाद बची राख का द्रव्यमान चारकोल के वास्तविक द्रव्यमान से काफ़ी कम था। इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि चारकोल के द्रव्यमान में हुई कमी एक अदृश्य पदार्थ में परिवर्तित हो गई, जिसे उन्होंने गैस नाम दिया। उन्होंने सूक्ष्म जीवों के द्वारा किण्वन और कुछ अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं में भी इसी गैस के बनने की पहचान की है। 1756 में जोसेफ ब्लेक ने कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों को ज़्यादा विस्तृत रूप से अध्ययन करने की कोशिश की थी। उन्होंने पाया कि चूने के पत्थर को गर्म करने अथवा अम्लों से क्रिया कराने पर एक गैस मुक्त होती है, जिसे ब्लेक ने फिक्स्ड एयर कहा। उन्होंने पाया कि फिक्स्ड एयर वायु की अपेक्षा अधिक भारी होती है तथा ये ज्वलन अथवा जीवन में मदद नहीं करती। उन्होंने जब चूने के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया तो चूने का जलीय विलयन दूधिया हो गया, जो वास्तव में कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण था। इस आधार पर जोसेफ ब्लेक ने बताया कि जीवों में श्वसन की प्रक्रिया तथा सूक्ष्म जीवों के द्वारा किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। एक और गैस जिसे ऑक्सीजन। एक परख नली या शीशी को पानी से पूरा भरिए और उसके मुंह को अंगूठे से बंद करके उल्टा कर दीजिए। परख नली को इसी प्रकार उल्टा पकड़े हुए पानी से भरे बर्तन में खड़ा करके पानी अंगूठा हटा लीजिए। अंगूठा हटाने पर परख नली का पानी गिरना नहीं चाहिए। अब एक परख नली या गर्दन वाली शीशी में लगभग 2-3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए।
चित्रानुसार उपकरण को व्यवस्थित करिए। प्रखनली या शीशी पकड़कर खूब गर्म कीजिए। शीशी में लिए गए पोटेशियम परमैंगनेट का क्या हो रहा है? पानी से भरी शीशी में क्या कोई गैस जमा हो रही है? कैसे बताइएगा? शीशी को गैस से भर करके अच्छी तरह से पानी के अंदर ही ढक्कन डाल देते हैं। फिर उसे रखते हैं। अब एक सुलगती अगरबत्ती को गैस से भरी शीशी में डालिए। क्या हुआ? क्या अगरबत्ती के जलने में शीशी की गैस खर्च हो जाती है? क्या ये गैस पहले से थी या नया पदार्थ बना है? यह नया पदार्थ निम्न प्रकार से बनते हैं। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को गर्म किया गया तो ये ऑक्सीजन और अन्य पदार्थ बन गया। अर्थात KMnO4 को जब हीट करेंगे तो हमको ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। आइए ऑक्सीजन की कहानी भी समझते हैं। 1771 में जोसेफ प्रिस्टले ने जलती मोमबत्ती को जार से ढक करके रख दिया, जिससे थोड़ी ही देर में मोमबत्ती बुझ गई। इसी तरह ये प्रयोग जीवों और पक्षियों एवं छोटे जंतुओं के साथ भी दोहराया और पाया कि जीवों का जीवन भी समाप्त हो जाता है जब उन्हें किसी जार को ढक करके रखा जाता है। ठीक उसी तरह मोमबत्ती बुझ जाती है। अब प्रिस्टले ने इस बार इस जार में पुदीने की एक टहनी डाल दी। टहनी डालते वक्त ये सावधानी रखी कि जार के अंदर की हवा और बाहर की हवा आपस में मिलने न पाए। और 10 दिन बाद जब मोमबत्ती को फिर से जलाया गया तो वो जलने लगी। मोमबत्ती को जलाने के लिए जार को नहीं हटाया गया था, बाहर से ही लेंस की मदद से उसे जलाया गया था। जिसमें आप चित्र जोसेफ प्रिस्टले के पुदीने पर प्रयोग आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर है प्रिस्टले ने निष्कर्ष निकाला था कि पुदीने ने हवा को फिर से शुद्ध कर दिया। आज हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती के जलने से ऑक्सीजन खर्च हो गई थी और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई थी। अब पुदीने की टहनी ने इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन पैदा की, इसीलिए मोमबत्ती फिर से जल सकी। फ्रांस के एतान लेवाइजे ने भी प्रिस्टले से सुना था कि कैसे उन्होंने हवा में से ऑक्सीजन अलग की और ऑक्सीजन के गुण क्या हैं। लेवाइजे ने ही स्वतंत्र रूप से प्रिस्टले के प्रयोग की पुष्टि की। इसके कुछ ही समय के बाद यह पता चला कि पानी का एक अवयव ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन को हवा या ऑक्सीजन में जलाने पर पानी प्राप्त होता है। पदार्थ के नाम और संकेत की कहानी। वैसे तो पदार्थों के नामकरण संकेत की कहानी बहुत लंबी और रोचक है। आगे की कक्षाओं में आप ये पूरी तरह जानेंगे। वैज्ञानिक ये हमेशा मानते रहे हैं कि कुछ प्रकार के पदार्थों तत्व हैं और बाकी सब पदार्थ इन तत्वों के मेल से ही बने होते हैं। पहले हवा, जल, मिट्टी, अग्नि, आकाश में ये 5 तत्व ही आते जाते थे, पर आज से लगभग 400 साल पहले कई प्रयोगों के आधार पर ये धारणा बदलनी शुरू हुई। आज तो 100 से अधिक तत्व खोजे गए हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसे आप परिचित भी होंगे, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि। कुछ तत्व तो गैस के रूप में ही मिलते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन जो कोयले का प्रमुख भाग है भी एक तत्व है और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस बनाते हैं। सब तत्वों को संकेत दिए गए हैं, जैसे ऑक्सीजन को O, कार्बन को C। सोचो ऐसा क्यों? और दोनों मिलाकर के CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कुछ संकेतों के सामने नीचे एक भी अंक लिखा रहता है, जैसे O के सामने नीचे 2 लिखा है। इसका कारण थोड़ा जटिल है, जो आप आगे की कक्षा में जानेंगे।
आगे कुछ पदार्थों के रासायनिक नाम के साथ उनके सूत्र संकेतों के भाषा में दिए रहेंगे और ये केवल आपका रसायन शास्त्र की भाषा से प्रारंभिक परिचय के लिए है। इन्हें अभी याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्रियाकलाप 4 में है कि पूर्व की तरह कॉपर सल्फेट अर्थात तूतिया को विलयन एवं चूने का पानी तैयार कीजिए। अब दोनों विलयन को एक परख नली में लेकर के अच्छी तरह से मिलाइए। परख नली को थोड़ी समय के लिए स्थिर रख दीजिए। क्या परख नली में कोई ठोस पदार्थ जमा हो रहा है? क्या आपने दोनों में रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थों के रूप में ठोस प्राप्त हो रहा? जब दो विलयन को आपस में मिलाते हैं तो अपक्रिया के बाद ठोस पदार्थ के रूप में नए पदार्थ बनते हैं। इस ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं और इस प्रक्रिया को अवक्षेपण। अब पुनः इस परख नली को गर्म कीजिए। क्या अवक्षेप के रंग में कोई परिवर्तन होता है? अवक्षेप का अधिकांश भाग काला क्यों हो जाता है? गर्म करने पर अवक्षेप में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड एक नया पदार्थ कॉपर ऑक्साइड बनाता है जिसका रंग काला होता है। उपयुक्त क्रियाकलाप में अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से होती हैं। जिसे समझ सकते हैं कि कॉपर सल्फेट और चूना को मिलाने पर ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड को गर्म किया जाता है तो ये कॉपर ऑक्साइड और जल में विघटित हो जाता है। ऐसे इसी प्रकार आप कॉपर सल्फेट के विलयन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को मिलाइए और खाने के सोडे के विलयन और चूने के पानी को विलयन भी मिलाइए। अवलोकन कीजिए कि क्या इसमें कोई परिवर्तन हो रहा, क्या कोई नया पदार्थ बन रहा? यदि बनता है तो वो नया पदार्थ क्या होगा? क्रियाकलाप 1, 2, 3, 4 में आपने देखा है कि प्रत्येक परिवर्तन में एक से अधिक नए पदार्थ बनते थे और क्रियाकलाप 1 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अपक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे की कील पर निक्षेपित हो गया था और क्रियाकलाप 2 में नींबू के रस और खाने के सोडे की अपक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी जिससे चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। अब क्रिया 3 में पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बनी थी जो सुलगती हुई अगरबत्ती की तेज लौ के साथ जलने लगती है। क्रियाकलाप 4 में कॉपर सल्फेट का विलयन चूने के पानी के साथ अपक्रिया के बाद कॉपर हाइड्रोक्साइड कैल्शियम सल्फाइड के अवक्षेप प्राप्त हुए थे जिसे गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड का काला अवक्षेप बना। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ के बीच अपक्रिया के बाद इन पदार्थों में नया परिवर्तन हो जाता, इसलिए इस परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। अब यहाँ हम समझ सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हों रासायनिक परिवर्तन, और 2 या 2 से अधिक पदार्थ के बीच अपक्रिया के बाद इन पदार्थों में नया परिवर्तन हो जाता है, इसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक और रासायनिक अपक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच अपक्रिया के बाद पदार्थ में नया परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन जो है हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी अयस्क में से धातु का निष्कर्षण करना हो, जैसे लोहे अयस्क से लोहे का, तो हमें निश्चित क्रम में रासायनिक परिवर्तन करना पड़ता है। औषधि भी रासायनिक अपक्रियाओं की श्रृंखलाओं का उत्पाद होती हैं। इसके अलावा प्लास्टिक आदि जैसी नए पदार्थों की रासायनिक अपक्रियाओं के द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करके ही की गई।
रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ के बनने के साथ साथ निम्नलिखित घटनाएं भी हो सकती हैं। ऊष्मा, प्रकाश, किसी अन्य प्रकार के विकिरण का बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन और किसी गैस का बनना भी क्या है ये रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ के बनने के साथ निम्नलिखित घटनाएं भी हो सकती। आइए अब हम कुछ उदाहरणों के पर विचार करते हैं। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है और जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पन्न होता है। पटाखों का विस्फोट एक रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसीलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जा सकता? संभवतः। आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। क्या आलू, बैगन को काट करके छोड़ने पर कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं? फल या सब्जी भी सतह का हवा के ऑक्सीजन से संपर्क होने से काले भूरे रंग का नया पदार्थ बनता है। कटे फल और सब्जी को पानी में डालकर हिलाया जाता है। क्यों? कटे फल और सब्जी को पानी में हिलाकर धोने से कटे सतह के ऊतक का हवा के ऑक्सीजन से संपर्क नहीं हो पाती, जिससे सतह पर भूरा रंग नहीं जमता है। चावल पकाना, पटाखों का विस्फोट, भोजन सामग्री बासी होना, सेब का रंग बदलना, प्रकाश संश्लेषण, पाचन और लोहे में जंग लगना, ये सब एक रासायनिक परिवर्तन है। आप लोहे के चाकू से फल एवं सब्जी को काटिए, देखिए कि भूरा रंग कितनी तेजी से बनता है। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने का कारण होता। क्या ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लोहे पर भूरा लाल पदार्थ अर्थात जंग। आपने चापाकल के नट अर्थात हैंडपंप के नट, खिड़की के छड़ आदि पर भूरा लाल रंग के पदार्थ जमा देखे होंगे। इस भूरा रंग या भूरा लाल पदार्थ को जंग कहा जाता। यह एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता। चूँकि लोहे का उपयोग पुल, जहाज, कार, ट्रक, कारखाने आदि का ढांचा बनाने अथवा कई अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली अत्यधिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। 3 बोतल लीजिए, प्रत्येक में लोहे की साफ कील लीजिए। एक बोतल को गर्म पानी से भर दीजिए, दूसरे बोतल में इतनी पानी ठंड कि आधी कील पानी में डूबे और आधी पानी से बाहर हो जाए, जिससे तीसरी बोतल खाली छोड़ दीजिए। तीनों बोतल को बंद कर कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल की उपस्थिति। किस बोतल में कील पर प्रभाव दिखाता है? किस बोतल में कील पर प्रभाव दिखाता है? किस बोतल में रासायनिक क्रिया होने के प्रमाण मिले और क्या प्रमाण मिले? पहले और तीसरे बोतल के कील पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि दूसरे बोतल के कील पर जंग लगता है। पहले और तीसरे बोतल के कीलों में जंग क्यों नहीं लगता, परंतु दूसरे बोतल के कील में जंग लगा? पहले और तीसरे बोतल में नमी, ऑक्सीजन का अभाव है, जबकि दूसरे बोतल में नमी और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हैं, अर्थात नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जंग लगता है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगेगी। समुद्र तट के निकट लोहे में जंग लगता है। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं।
हम जंग लगने से रोकथाम कैसे कर सकते हैं? आप साइकिल के रिम हैंडल में जंग लगते देखे हैं? आपने घर की खिड़की के छड़ पर पेंट की परत डालते देखा होगा। ऐसा क्यों किया जाता है? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर वस्तुओं में जंग लगने से बचाया जा सकता। लोहे के पदार्थ पर पेंट ग्रीज परत चढ़ाकर या क्रोमियम अथवा जस्ता जैसी किसी धातु की परत चढ़ा करके वस्तु में जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेलत और मैंगनीज जैसी धातुओं को मिला करके बनाया जाता। इसमें जंग नहीं लगता। अर्थात स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेलत और मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाने से स्टेनलेस में जंग नहीं लगता है। फिर पढ़ेंगे रवाकरण क्या है। आप जानते हैं कि साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता और इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता और इसके रवा छोटे होते हैं और इस प्रकार प्राप्त नमक के रवा के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। यद्यपि किसी पदार्थ के शुद्ध बड़ी आकार के रवा उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं, ये प्रक्रिया रवाकरण कहलाती है। क्या रवाकरण में कोई नया पदार्थ बन रहा है? क्रियाकलाप 6 करके देखें। शिक्षक की उपस्थिति में किया जाए। एक शीशी में लगभग 1/3 पानी लीजिए और उनमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण लगातार चलाते हुए मिलाएं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो। विलयन का फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो जाए तो उसे पहले डुबो करके हिला डुलाकर या अन्य किसी प्रकार न छोड़ें। कुछ समय के बाद विलयन को देखिए। क्या आपको कॉपर सल्फेट के रवा दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ और समय तक प्रतीक्षा जरूर करें। क्रियाकलाप 7 करेंगे कि एक शीशी में 5 ml पानी लीजिए। इसमें 1 ग्राम फिटकरी लीजिए और फिटकरी पानी में नहीं घुलती है तो शीशी को गर्म कीजिए और फिटकरी के घुलते ही इस शीशी का पानी से भरे एक बर्तन में ठंडा होने का रख दीजिए। 1 घंटे बाद बोतल को ध्यान से देखिए। यदि फिटकरी का रवा नहीं बना तो फिटकरी के एक छोटे टुकड़े को धागे के सहारे फिटकरी के विलयन में लटका देते हैं। क्या घोल में से फिटकरी के रवे बाहर निकलेंगे? रवे का आकार कैसा है? लटके हुए फिटकरी के टुकड़े के आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिटकरी के टुकड़े पर जो पदार्थ जमा हुआ वो क्या है? क्या फिटकरी का रवा पहले से ज़्यादा शुद्ध और साफ है? क्रियाकलाप 6 और 7 में कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा बल्कि कॉपर सल्फेट फिटकरी का ही रूप बदल जाता। आप कुछ ऐसे क्रियाकलाप सोचिए जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। एक गुब्बारा लीजिए, उसे फूंकिए। क्या होता है? क्या गुब्बारे के आकार एवं आकृति बदल जाती है? अब गुब्बारे का मुंह खोल करके हवा निकाल दीजिए। गुब्बारे के आकार और आकृति में क्या परिवर्तन होता है? क्या गुब्बारे को पूर्व अवस्था में आप ला सकते हैं? क्या गुब्बारे को फुलान या हवा निकालते पर कोई नया पदार्थ बनता है? क्रियाकलाप 9 देखेंगे हम कि आपने घर में पतीले में चावल पकाते हुए देखा होगा। क्या चावल पकाने के दौरान आपको पतीले से भाप निकलती दिखाई देती है? क्या आपको पतीले के ढक्कन के भीतरी सतह पर जल की कोई बूंद दिखाई देती? आपने देखा होगा पहले क्रियाकलाप में गुब्बारा के आकार एवं आकृति में परिवर्तन होता है। दूसरे क्रियाकलाप में जल की आवश्यकता या जल की अवस्था परिवर्तन हो जाती है। इसी प्रकार
इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहा जाता। इस परिवर्तन में पदार्थ के आकार, आकृति, रंग, अवस्था जैसे भौतिक गुण में परिवर्तन होता है और इसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता और इसमें इसी के साथ यह अभ्यास भी खत्म होता है। परिवर्तन दो प्रकार के होते, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं और कुछ पदार्थों को रवाकरण के द्वारा उनके विलयन से शुद्ध अवस्था से प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की इसकी पूर्ति को भरना पड़ेगा, जो आप इसी में पढ़ाया गया है। आप इसको बार बार पढ़ करके इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जैसे गैस सुलगती हुई दियासलाई के जलने में मदद देती है, तो ऑक्सीजन जो होती है वो दियासलाई के जलने में मदद करेगी। परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन में खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप ऊपर पढ़े हैं, कमेंट जरूर करें। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो ये के डॉट डॉट बनने के कारण दूधिया हो जाता है। किसके बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो ये अभ्यास यहीं पर था। ऊपर आप क्वेश्चन को देख करके इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो और इसी के साथ अभ्यास खत्म होता, तो हम एक नए अध्याय में मिलेंगे अध्याय में। तो तब तक आप पढ़ते रहें और मस्त रहें। नमस्कार।